ओके, गुड इवनिंग ऑल। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? ओके, तो लास्ट क्लास में हमने मेटल कटिंग और मेट्रोलॉजी के बारे में देखा था। और वो जो बेसिक मेन पोर्शन था उसका मैंने न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस मैंने दिखाए थे आपको। और एक्चुअली में जो भी था उसमें हमने थ्योरेटिकल पोर्शंस नहीं किए थे। थ्योरेटिकल मैंने या आपके लिए छोड़ा था कि आप उसको पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल को जितना आप लोग प्रैक्टिस कर सके करना है, कंसेप्ट को उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। आपको नोट्स को 1 से 2 बार 3 बार पढ़ना ही पड़ेगा, तब आपको क्लैरिटी आएगी। ठीक है। और ज्यादा इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। जितना मैं नोट्स देता हूँ, मैं भी नेट से ही मैं भी नेट से ही देता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्म में नहीं है और सिस्टमेटिक वे में नहीं है। सिस्टमेटिक वे मीन्स कि वो मेरे पढ़ने लायक है, आपके पढ़ने लायक नहीं है। तो इसलिए मैं जो सोर्सेस हैं मैं उसको देता हूँ जो नेट पे अवेलेबल है। आपको सिर्फ जितना मैं दे रहा हूँ उतना ही करना है। ओके। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेटल कास्टिंग। तो इससे आप इसके बारे में तो जानते ही होंगे। जैसे पहला है हमारा सैंड कास्टिंग। ठीक है, सैंड कास्टिंग के बारे में देखना है। इसमें सैंड, क्ले, वाटर को मिक्स करके हम लोग क्या बनाते हैं, मोल्ड बनाते हैं। और फिर उसमें जो लिक्विड मेटल है उसको पोर करते हैं। तो एक्चुअली में कुछ कास्टिंग टर्म्स है। फ्लाक्स क्या होता है, ड्रैग क्या होता है, कॉप, चीक। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, ये टेक्निकल थिंग्स हैं जो कि इसमें आपको इंडिकेट भी किया गया है। 1 मिनट, प्लीज वेट। 1 मिनट प्लीज वेट। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आई है। ओके, स्क्रीन विजिबल है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी। ओके। ओके, तो इसमें जो भी जैसे फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है, ए मेल्टिंग फ्लक्स इज वन विच होल्ड्स द सैंड मोल्ड। ओके। सैंड मोल्ड को जो फ्लक्स रखता है उसको हम लोग फ्लस्क बोलते हैं। और ये जो होता है लकड़ी का बना होता है। ठीक है, लकड़ी का या मेटल का भी बना हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो ये सारी चीजें थ्योरेटिकल चीजें हैं जो कि समझने के लिए है। मेन है कि हमारा इसमें न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछा जाता है। ओके, न्यूमेरिकल किस तरीके से इसमें पूछा जाता है, तो उसको ही हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि इसमें आपको देखना होगा कि कुछ टर्म्स हैं। पैटर्न, पैटर्न क्या होता है, जिस साइज का मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना है, कास्ट करना है, उस टाइप का हमको, उसी शेप का हमको पैटर्न बनाना पड़ेगा, ताकि उसमें उस पैटर्न की वजह से जो वॉइड फॉर्म होगा वहां पे हम लोग मेटल को हम लोग फिल करेंगे। उसके बाद वो क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा। तो इसमें बहुत सारी टर्म्स जैसे कि राइजर क्या होता है, चिल्स क्या होता है, चैपलेट्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ठीक है। मेन थिंग्स है कि इसमें आपको जानना क्या है कि जैसे कि जब हम लोग में मेटल को पोर करते हैं तो श्रिंक होता है। ठीक है। सबसे पहले तो लिक्विड श्रिंकेज होता है। इसका मतलब क्या होता है, जब मेटल लिक्विड फॉर्म में होता है, जब मेटल लिक्विड फॉर्म में होता है तो लिक्विड से सॉलिड बनने के क्रम में क्या होता है, वो कहीं ना कहीं उसका साइज छोटा होता है, मतलब कि वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं, जनरली वॉल्यूम कम होता है। लेकिन वाटर के केस में क्या होता है, जब भी वाटर को सॉलिड, जब भी हम लोग आइस को
वाटर में कन्वर्ट होता है तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। अगर आइस को अगर आप लोग कन्वर्ट करेंगे वाटर में तो आई थिंक आइस है हमारे पास, ठीक है, आइस में बहुत छोटे छोटे वायर्स होते हैं, उसकी वजह से इसका वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है वाटर के कंपैरिजन में। उसी तरीके से सॉलिड श्रिंकेज क्या है, सॉलिड श्रिंकेज है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें एक्सपेंशन होता है। उसी तरीके से सॉलिड श्रिंकेज जैसे लीनियर एक्सपेंशन आपने देखा था ना, अगर किसी मेटल को हम लोग हीट करेंगे तो वो क्या होगा, लिनियरली उसका डायमेंशन इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से आ, ये आपको सॉलिड श्रिंकेज के बारे में है। अब देखिए पैटर्न अलाउंस, कास्ट आयरन में ये एक्सपेरिमेंटल थिंग्स हैं 10 mm बाई पर मीटर में कितना हम लोग अलाउंस देते हैं। अगर किसी पैटर्न को हमको बनाना है तो पैटर्न को कहीं ना कहीं हम लोगों को कास्टिंग के रिस्पेक्ट में कम या बेस करना पड़ेगा, जैसा रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, उस तरीके से इसको हम लोग डिजाइन करते हैं। अब देखिए, अब इसमें मेन चीज है कि पैटर्न कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। मैच प्लेट पैटर्न होता है, लूज पीस पैटर्न होता है, फॉलो बोथ पैटर्न होता है, ये सारे थ्योरेटिकल थिंग्स हैं, ठीक है। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि अ, हमारे जो मेटल्स जो अगर आपको सॉलिडिफाई हो रहा है और या किसी टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है और वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लिकेटेड है, किस टाइप से, अगर उसके ऑब्जेक्ट में हैलो सेक्शन बनाना है, कैविटी बनाना है, तो उसमें कोर का यूज करते हैं, ठीक है ना। कोर एक्चुअली में क्या होता है, जिस शेप का हमको होल बनाना है या कैविटीज बनाना है, उस टाइप का हम लोग कोर डिजाइन करते हैं, ठीक है। अब देखिए कि इसके बाद अब डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोर, कोर का कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। ग्रीन एंड स्ट्रेंथ, इसका मतलब ये होता है कि वो क्या होता है कि इसके पास इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए ताकि वो शेप गेन कर सके, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा हल्का उस पर फोर्स भी लगे तो वो ब्रेक ना हो। ड्राई स्ट्रेंथ क्या है, इट शुड हैव एडुकेट ड्राई स्ट्रेंथ सो दैट व्हेन द कोर इज प्लेस्ड इन द मोल्ड it should be able to resist the metal pressure acting under it। तो ये सारे डिफिनीशंस हैं। परमेबिलिटी क्या होता है, ये जो होता है कि गैस evolving from metal and generated from the mold may have to go through the core to escape out of the metal। मतलब कितना मेटल जो हमारा सैंड पार्टिकल्स है कोर का, कितना उसके पास यह परमेबिलिटी का क्षमता है कि कितना उसका वेरिएशन हो रहा है उसके उसके स्ट्रेंथ से। जैसे जैसे मान लीजिए कि अगर कोर का जो सैंड पार्टिकल्स है बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो वॉइड्स बनेंगे वो छोटे छोटे बनेंगे, तो उसमें परमेबिलिटी मतलब एयर निकलने का चांसेस कम रहेगा, ठीक है। उस तरीके से मेन थिंग है इसमें न्यूमेरिकल्स देखना, ठीक है। न्यूमेरिकल्स किस तरीके से इसमें पूछे जाते हैं वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि एक छोटा सा ये फॉर्मूला के बारे में बता देता हूं। जैसे कि कास्टिंग यील्ड कैसे डिफाइन किया गया है, इट इज द proportion ऑफ एक्चुअल कास्टिंग मास टू द मास ऑफ मेटल poured इन द मोल्ड। जैसे सपोज आपने 2 mm क्यूब का मेटल लिया, ठीक है, मेटल लिया, इसको आपने हीट किया, हीट करने के बाद इसको आपने किसी सैंड मोल्ड में इसको आपने क्या किया है, डाला है, ताकि ये आपका क्या हो सके, सॉलिडिफाई हो सके। तो इसमें आपने देखा 1.5 मीटर क्यूब ही कास्ट हुआ है, यानी इतना ही यूज हुआ है, तो इसको कास्ट यील्डिंग बोलते हैं। इसका मतलब हुआ 1.5/2 इंटू 100। तो ये कास्टिंग यील्ड का डेफिनेशन है, ये आपको देखना है। इसके बाद देखिए कास्टिंग डायरेक्टली नहीं हो जाएगा, उसके कास्टिंग होने से पहले बहुत सारी चीजें आपको इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि गेटिंग सिस्टम है। गेटिंग सिस्टम क्या है, गेटिंग सिस्टम में पोरिंग बेसिन होता है, स्प्रू होता है, रनर होता है, इनगेट होता है। तो इसकी हेल्प से हम लोग फाइनली कास्टिंग तक पहुंचते हैं। अब देखिए मेन चीज है इसमें कि थोड़ा सा कि मैथमेटिकल इक्वेशंस के बारे में। जैसे कि कभी भी हम लोग, मालूम है आपको
कि अगर अगर यहाँ पे कोई होल है और इस होल से वाटर आ रहा है या कोई लिक्विड आ रहा है, तो इसका आप देखते होंगे शेप इस तरीके से हो जाता है, ठीक है ना, कोनिकल टाइप का। एक्चुअली कुछ शेप इस तरीके का होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग अप्रोक्सीमेशन लगाकर इसको कोनिकल टाइप का हम लोग देते हैं, ताकि हम लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आए। तो इस तरीके का हम लोग क्या करते हैं, स्प्रू डिजाइन करते हैं कुछ इस तरीके का कोनिकल शेप का, ताकि यहाँ पे क्या हो सके, यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी इक्वेशन वैलिड हो सके। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे एरिया क्या है, ज्यादा है, इस पोर्शन में एरिया ज्यादा है, इस पोर्शन में कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको मालूम है a1v1 बराबर a2v2 कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पे इस एरिया को छोटा करना पड़ता है। इसके बाद मेन चीज है कि जो सॉलिडिफिकेशन टाइम है, ये एक्सपेरिमेंटल है, कार्विनो रूल के माध्यम से हम लोग निकालते हैं। जैसे कि वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया, वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया में देखते हैं हम लोग कि कितना इसका कास्ट मतलब कि इसके प्रोपोर्शन में इसका क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन टाइम होता है। जैसे कि टीएस जो है हमारा बी इंटू वी बाई ए टू द पावर एन, एन का वैल्यू 2 के अप्रोक्स होता है, मतलब 2 जनरली लेते हैं, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है कुछ तो यहाँ पे 2 लेते हैं। बी जो है हमारा मोल्ड कांस्टेंट है, ये एक्सपेरिमेंटल थिंग्स है, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। इसके बाद मेन मेन तो इस टाइप के इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना। डायरेक्टली वन लाइन का इक्वेशंस है, वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, यही सारी चीजें निकालनी है। अब देखिए कि एक कुछ स्पेसिफिक डायग्राम का आपको, अब देखिए कि अब मॉडुलस मेथड क्या है, जैसे कि कार्विनो रूल के माध्यम से इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। दूसरा डिजाइन है हमारा कि मोल्ड मेथड, इसमें क्या है, ये भी एक्सपेरिमेंटल है। जो राइजर डिजाइन होना चाहिए वो कास्टिंग डिजाइन का 1.2 मल्टीपल्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा मोल्ड मेथड है। केन्स मेथड क्या है, केन्स मेथड का कहना है कि इसमें जो है एक्स जो होता है इसको डिफाइन किया, ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। रेशियो ऑफ कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्टिंग टू द राइजर, ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहाँ पे एक्स और वाई यहाँ पे डिफाइन किया गया। एक्स क्या है, दिस इक्वेशन, और वाई, एक्स और वाई का वेरिएशन कुछ इस तरीके से होता है, ये भी एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, ये भी एक्सपेरिमेंटल है। तो जो भी इसमें न्यूमेरिकल्स हैं वही आपको करना है, न्यूमेरिकल्स आसान है। इसमें वॉल्यूम और सरफेस एरिया सिर्फ आपको निकालना है और उसका रेशियो लेना है, ठीक है, उसका रेशियो लेना है। इसके बाद हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, ये थ्योरेटिकल चीजें हैं। जैसे कि हम लोग कोल की मदद से अगर किसी मेटल को हम लोग हीट करते हैं तो वहां पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक की मदद से हम लोग इसको हीट करेंगे। अब देखिए एक छोटा सा पॉइंट है, जैसे कि पोरिंग टाइम आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए कि यहाँ से मेटल आ रहा है कुछ इस तरीके से और ये हमारा कास्टिंग है। तो कास्टिंग अगर ऊपर के तरफ से हो रहा है, मतलब ऊपर से हमारा मटेरियल गिर रहा है, इसको फिल कर रहा है, तो कास्टिंग टाइम ये होगा। और अगर हमारा अगर नीचे से फिल हो रहा है, ये नीचे से फिल होगा तो कास्टिंग टाइम ये होगा। तो ये सारी चीजें एक्स का डेरिवेशन है, लेकिन हम लोगों को जानना नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला देखना है। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, कर लेना है। इसमें आसान क्वेश्चंस है, इसमें जो भी है आसान क्वेश्चंस है। एच एम का वैल्यू दिया रहेगा, एच का वैल्यू दिया रहेगा, एरिया आपको एरिया ऑफ मोल दिया रहेगा, एरिया ऑफ गेट, ठीक है। और और अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आएगी तो आप बर्नौली थ्योरम लगा सकते हैं इसमें, ठीक है ना। बर्नौली थ्योरम लगाकर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो आसानी से लगा सकते हैं बर्नौली थ्योरम की हेल्प से, ओके। इसके बाद अब ये सब ईएसी पॉइंट ऑफ व्यू का है, आईईएस का क्वेश्चन है, जो कि अभी के लिए आप इसको नहीं देखेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं। इस नोट्स में आईएएस का भी क्वेश्चन है, आईईएस का भी है, बीएआरसी का भी है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप लगा सकते हैं इसको फ्यूचर में। अगर आप गेट देने के बाद या मान लीजिए कि
गेट 2022 भी देना है, अगर 23 भी देना है तो इस नोट्स का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ स्पेशल कास्टिंग्स हैं, जैसे कि सेल मोल्डिंग कास्टिंग है, तो इसको सेल मोल्डिंग का कुछ अपना एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। जैसे कि इसमें क्या होता है, डायमेंशनल एक्यूरेसी अच्छा होता है, स्मूथ सरफेस फिनिश होता है, वेरी थिन सेक्शंस होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड नीडेड, इसमें बहुत कम सैंड की जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से देख रहे हैं ना, इसमें जो भी है गेट में बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया है। जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शंस है उसमें गेट में बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल पूछा जाता है। न्यूमेरिकल कैसे आएगा, जैसे मैथ है, जितना आप मैथ को प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। कुछ क्वेश्चंस लेना है, प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आप 2 से 10 दिन मैथ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। उसी तरीके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गेट में खासकर प्रैक्टिस ही मायने रखता है। ठीक है, अब देखिए सेरेमिक सेल इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, इसमें और एक होता है आपका इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम लोग वैक्स का इस्तेमाल करके वैक्स पर क्या करते हैं, बहुत सारे बारी बारी से लेयर उस पे डालते हैं बाय द डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस, और उसके बाद हम लोग वैक्स को फिर निकाल लेते हैं, और वैक्स को निकालने के बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं, अपना मेटल पोर करते हैं। इसमें क्या होता है, डायमेंशनल एक्यूरेसी बहुत अच्छा होता है, सरफेस फिनिश बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना, और मशीनिंग इसमें रिड्यूस हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसमें आपको सैंड मोल कास्टिंग में आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको न्यूमेरिकल पोर्शन ही देखना है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, इसमें आप देखेंगे ईएससी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बेसिकली आपको थ्योरेटिकल नहीं पूछा जाएगा, आपको गेट में न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे उनको पहले करने की आप लोग कोशिश करेंगे, और ठीक है, न्यूमेरिकल करने की आप लोग कोशिश करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो बताइए, तो इसमें क्या करना है आपको, वेल्डिंग में आपको मैंने जो चीजें बताई, ये बहुत छोटा चैप्टर है, आप 1 से 2 दिन में भी कंप्लीट, मतलब 1 से 2 दिन में सारे क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। 5 से 6 घंटा आप लोग बैठ जाएंगे एक, तो आप इसको डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत भी आती है तो इन सारे का सॉल्यूशन नेट पे अवेलेबल है। ठीक है, नेट पे अवेलेबल है। अगर क्वेश्चन आप लोग टाइप भी करते हैं, 2 3 4 वर्ड भी टाइप करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो मैं मेरे से आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। बर्नौली इक्वेशन का यूज है हमारे कहाँ, इसमें मोस्टली हमारा बर्नौली इक्वेशन का यूज है, और जो हमने पोरिंग टाइम बताया उसका यूज करेंगे। उसका यूज है, पोरिंग टाइम कैसे निकालते हैं, 2 फॉर्मूले थे, उसको आपको देख लेना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ओके, अब अब हम लोग देखेंगे कि वेल्डिंग का छोटा सा पार्ट। वेल्डिंग भी क्या है, एक्चुअली में थ्योरेटिकल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन है, उस पोर्शन को भी हम लोग देखेंगे। जैसे वेल्डिंग का डिफिनीशन है, ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा, वेल्डिंग क्या होता है, वेल्डिंग को कैसे डिफाइन किया गया, ये सब सारी चीजें एक्चुअली में आईएएस में प्रीलिम्स में और इंटरव्यूज वगैरह में पूछी जाती है। ठीक है ना, और अपने नॉलेज के लिए भी अगर कैंपस इंटरव्यू वगैरह होता है तो ये सारी चीजें पूछी जाती है, और आप लोग सेमेस्टर में तो पढ़े ही होंगे। तो मेन चीज पोर्शन है इसमें, वो चीजें हम लोग देखते हैं। जैसे कि देखिए ये चीज है, एक्चुअली में क्या होता है कि आर्क वेल्डिंग जो हम लोग करते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपका वोल्टेज, और देखिए वोल्टेज कोई ना कोई आप अगर आप किसी मेटल को वेल्डिंग करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिक करंट चाहिए, वोल्टेज चाहिए। एक ओपन सर्किट वोल्टेज होता है, एक शॉर्ट सर्किट करंट होता है। ठीक है, इसका रेशियो ये इस तरीके से लिनियरली वैली करता है। ठीक है, तो इसमें ओपन सर्किट वोल्टेज दिया रहेगा, एससीसी भी दिया रहेगा, तो इसके माध्यम से आई पूछा जा सकता है, भी पूछा जा सकता है, जिसमें जो भी है लीनियर इक्वेशन की हेल्प से आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इसमें निकाल सकते हैं। अब जैसे देख, कभी कभी इलेक्ट्रोड जो हम लोग पर इलेक्ट्रोड के माध्यम से वेल्डिंग होता है,
तो उस इलेक्ट्रोड में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स रहते हैं उनका ये आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये मतलब कि कौन कौन से सब्सटेंस रहते हैं उनके बारे में दिया गया है। तो ये सारी चीजें इसमें बेसिकली आपको थ्योरेटिकल चीजें ही मिलेंगी, मेनली आपको थ्योरेटिकल चीजें ही मिलेंगी। क्लियर है ना, इसमें थ्योरेटिकल चीजें ही मिलेंगी। अब जैसे कि मोस्टली कभी कभी टंगस्टन इनर्ट आर्क या टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के बारे में पूछा जाता है। तो आर्क इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड द वर्कपीस। तो इसमें आपको समझने वाली कोई चीजें नहीं है, जो भी चीजें हैं आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट पढ़े हुए आप इसको आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब आप तो ये सारी चीजें जानते ही होंगे, लेकिन एक बार आप लोग पढ़ेंगे तो इसको क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के बहुत सारे इसमें आपको थ्योरेटिकल ही क्वेश्चंस मिलेंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन जो है आपका करेंट से, वो जो हमने देखा वोल्टेज और करेंट का रिलेशन, इसमें देखिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में थोड़े बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें भी आपको इलेक्ट्रिकल का फॉर्मूला यूज होगा। कैसे, आप तो जानते हैं कि आई स्क्वायर आर टी क्या होता है। आई स्क्वायर आर टी आपका इलेक्ट्रिकल हीट का मतलब हीट जनरेशन का फॉर्मूला होता है। और ये सारी चीजें भी जानते हैं, पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करेंट होता है। तो इस तरीके से बेसिकली वेल्डिंग में तो आपको देख सोचना ही नहीं है, इसमें आपको बहुत आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें इसी पे जो एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस होते हैं वही सारे चीजें पूछे जाते हैं। इस ये सब सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, सिर्फ आपको एक बार ध्यान से पढ़ना है तो ये सारी चीजें क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब देखिए प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या होता है, तो ये सब थ्योरेटिकल चीजें हैं। ठीक है ना, थ्योरेटिकल चीजें हैं। तो वेल्डिंग में क्या क्या आपको ध्यान रखना है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो आई स्क्वायर आर टी के रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वो सारे यूज होंगे, और इसमें लिखे भी हुए हैं, तो ये सारे आपको देख लेना है। ठीक है, प्रिसिशन वेल्डिंग क्या होता है, थर्मिड वेल्डिंग क्या होता है। थर्मिड वेल्डिंग जैसे कि जब भी हम लोग टू रेलवे लाइंस को जो रेल की पटरी होती है उसको जब भी हम लोग ज्वाइन करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं थर्मिड वेल्डिंग का यूज होता है। ये आप लोग पढ़े ही होंगे सेमेस्टर में। ठीक है, इसके बाद लेजर बीम वेल्डिंग, बहुत माइक्रो लेवल पे ये सारी चीजें होती हैं। लेजर वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग क्या होता है, फ्रिक्शन वेल्डिंग में एक्चुअली में टू मेटल को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इतना हम लोग जैसे कि एक ये आपका क्या है शाफ्ट है, ये अनदर शाफ्ट है, इन दोनों को वेल्ड करना है तो क्या करेंगे, एक शाफ्ट को फिक्स रखेंगे और अनदर शाफ्ट को इस पे रोटेट करेंगे। तो रोटेट करने के कारण इसका जो किनेटिक एनर्जी है तो ये क्या होगा, उसके कारण हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और बहुत हाई आरपीएम पे इसको रिवॉल्व करते हैं। और एक ऐसा टाइम आएगा कि ये दोनों साइड में क्या हो जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा। फिर हम लोग इसको हाई प्रेशर की हेल्प से इसको दोनों को अटैच करते हैं और थोड़ी देर तक रखते हैं तो ज्वाइंट हो जाता है। ये फ्रिक्शन वेल्डिंग है। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, हाई फ्रीक्वेंसी का इसमें यूज होता है। एक्सप्लोशन वेल्डिंग में क्या होता है, जैसे कि मतलब एक्सप्लोशन वेल्डिंग का में बेसिकली आपको टू मेटल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपको क्या हो सकते हैं, किसी भी अगर दो मेटल को ज्वाइन करना है तो कभी भी उनका प्रॉपर्टीज मैच करना चाहिए, लेकिन आपको इसमें कोई जरूरी नहीं है। एक्सप्लोशन वेल्डिंग में किसी भी मटेरियल्स को हम लोग ऐड कर मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब सोल्डिंग ब्रेजिंग ये छोटा सा टॉपिक है कहीं ना कहीं। एक्चुअली में ब्रेजिंग एंड सोल्डिंग प्रोसेस क्या है, तो देखिए ब्रेजिंग इज द ज्वाइनिंग ऑफ मेटल थ्रू द यूज ऑफ हीट एंड फिलर मटेरियल हुज मेल्टिंग टेम्परेचर इज अबव 450 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, तो जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है उसको हम लोग ब्रेजिंग में क्या करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग ब्रेजिंग बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसमें ब्रेज वेल्डिंग क्या होता है, कैपिलरी एक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, इज प्रिपरेशन नीडेड, कैन ज्वाइन कास्ट आयरन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं
और इसमें जो भी मेनली क्या है कि इसमें बहुत सारे थ्योरेटिकल भी पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो इसमें बहुत सारे आपको थ्योरेटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो थ्योरेटिकल पर अभी के लिए आपको ध्यान नहीं देना है, भविष्य में आप अगर देखना चाहेंगे ईएसी वगैरह के लिए तो देख सकते हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताइए। तो वेल्डिंग में क्या ध्यान रखना है, वेल्डिंग में जो इसमें मेनली पोर्शन है करेंट्स और वोल्टेज से रिलेटेड उसको देखना है। कास्टिंग में क्या है, जो हमारा बर्नौली इक्वेशन की हेल्प से जो हमने टाइम पोरिंग टाइम निकाला था वो देखना है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत है। जो मैंने कल नोट्स दिया था आपने उसको देखा था, आप लोगों में से किन्हों ने देखा था जो मैंने कल नोट्स भेजा था। हाँ तो उसमें उसको आपको एक बार पढ़िएगा, और आज का भी मैं नोट शेयर करूंगा वेल्डिंग और कास्टिंग का, ठीक है। वेल्डिंग और कास्टिंग का फिर प्रोडक्शन में एक दो और लेक्चर्स लगेंगे, ठीक है। अब मैं दूसरा मेटल फॉर्मिंग में स्टार्ट करूंगा, और उसमें भी बेसिकली मैं इतना फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स हैं उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। थ्योरेटिकल आपको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे अगर एक बार डिस्कस भी कर दूंगा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और मैं वही डिस्कस करूंगा जो इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो थ्योरेटिकल मतलब इससे आपको ये फायदा हो जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, आपको ये ज्ञान हो जाएगा। पढ़ना तो आप ही को है, ठीक है ना। पढ़ना तो आप ही को है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मेटल फॉर्मिंग। तो मेटल फॉर्मिंग आज नहीं स्टार्ट कर पाएंगे क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। और मेटल फॉर्मिंग के बाद हम लोग नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग भी देखेंगे। तो उन दोनों चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको सैटरडे को होगी, और मैथ्स की क्लास मैं कल लूंगा, ओके। मैथ्स की क्लास कल लूंगा, और आपको आई थिंक दिसंबर जनवरी तक आई थिंक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सिलेबस मेरे कंप्लीट करने से आपको नहीं होगा, आपको आपको भी अपने तरफ से एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये मेरी बातें समझ में आ रही है ना। तो आज का क्लास मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आज की क्लास मैं आज यहीं पे एंड करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हम लोग मेरा प्रोडक्शन ही स्टार्ट, प्रोडक्शन का जो और पोर्शंस है, जो छोटे छोटे पोर्शंस हैं उसको हम लोग देखेंगे। क्लियर है ना, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू ऑल।